नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं तायल स्टेट से बात कर रहा हूं। तायल स्टेट 2006 से न्यू गुड़गांव के अंदर ऑपरेशन है। हम लोगों ने 2006 से लेकर 2021 तक के सफ़र को इसमें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। हम लोगों ने अभूतपूर्व तेजी देखी 2008 के बाद से लेकर 2014 तक का सफ़र, 2014 से लेकर 2018 तक का सफ़र, 2018 के आखिर से लेकर और 2021 तक के सफ़र के बारे में इसमें चर्चा करी गई है। ये वीडियो आज आपको बताता है कि किस किस समय के हिसाब से कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। इसको मैं अब पहले चरण में बांटता हूँ 2008 से 2014 के अंदर। 2005 के अंदर गुड़गांव के अंदर नया मास्टर प्लान एप्लीकेबल हुआ, जिसके अंदर लो डेंसिटी ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करा गया। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू में आए हैं, जिसकी शुरुआत डीएलएफ ने करी थी, मैप्स को कैसाबेला ने करी थी, उमंग मानसून ब्रिज ने करी थी, और उसके बाद पीछे पीछे कई सारे प्रोजेक्ट आते रहे। उस समय लॉन्चिंग का दौर था। डीएलएफ जैसे प्रोजेक्ट ने मात्र 2100 रुपये स्क्वायर फीट के ऊपर बेसिक सेल प्राइस के ऊपर लॉन्चिंग करी थी। उसके बाद मानसून ब्रिज आया, उसने 2500 के रेट के ऊपर लॉन्चिंग करी। वहीं फिर अगर हम कैसाबेला की बात करते हैं तो उसका भी कमोबेश यही रेट था। उसके बाद वाटिका की लॉन्चिंग हुई। वाटिका ने फिर अपने समय के अनुसार रेट बढ़ाया, और उसके बाद जैसे जैसे बिल्डर जुड़ते चले गए, रेट धीरे धीरे बढ़ते चले गए। जो चीज़ हम लोगों ने डीएलएफ की 2100 रुपये की बेची थी, और 2014 के आखिर तक आते आते वही डीएलएफ में हम लोगों ने सेगमेंट थोड़ा सा लग्जरी हो गया था, 8800 के रेट के ऊपर अल्टीमा को बेचा था। इसी बीच में कुछ और घटनाएं हुई थी जिसके ऊपर भी रोशनी डालना चाहूँगा। 2008 के अंदर सब प्राइम क्राइसिस हुआ था अमेरिका के अंदर, यानी वहाँ दो बड़े दिग्गज बैंक डूबे थे, जिसके डर के मारे पूरी की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री खतरे के अंदर आ गई थी। जिसके डर स्वरूप यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भी 6 से 7 महीने अपने प्रॉपर्टी औने पौने दाम पर बेच ली, क्योंकि नौकरी जाने का खतरा हो गया था, शो कर दी थी। लेकिन जैसे ही 2008 के मिड में पहुंचे, लोगों ने, जिन्होंने मकान खरीदना था, जिनको एक्चुअल जरूरत थी, और जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपना निवेश बनाए रखा। निवेश बनाने के बाद उसके अंदर ये हुआ कि जैसे बिल्डर ने पहले 2000 पे लॉन्च करा, अगले बिल्डर ने 2200 का, तीसरे ने 2400 2500 का, ऐसे करते करते पिछले प्रोजेक्ट के ऊपर प्रीमियम बनता चला गया, और आगे लोग बागों ने जमकर इसके अंदर पैसा कमाया। इसकी बानगी ये है कि जैसे वाटिका के फ्लोर के बारे में बात करना चाहूँगा, 18 लाख का फ्लोर लॉन्च हुआ था, जो समय के अनुसार 2014 के आखिर तक आते आते वही फ्लोर 60 लाख रुपए की रेंज के अंदर बिक रहा था। अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट के अंदर भी यही हालत थी, केवल बुकिंग अमाउंट जाता था। खास करके 2 बेडरूम केवल एक टावर हुआ करता था पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जिसका बुकिंग लग गया उसकी चांदी हो गई, और उसके ऊपर पहले दिन से ही 2 से 5 लाख रुपए करीब का उसको एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता था। ये था पीछे का एक हिस्ट्री। वहीं उसके बाद जब सब प्राइम क्राइसिस निकला, कॉमनवेल्थ गेम हुआ 2010 के बाद। अगर हम हुड्डा के प्लॉट्स के बारे में देखें, उस समय नॉर्मल प्राइस 30 से 35 हज़ार रुपये गज का गुड़गांव के अंदर हुआ करता था। सीधा ये छलांग लगा के 80,000 रुपये गज के आसपास पहुंच गया। चारों तरफ तेजी थी, जमीनों में भी तेजी आनी शुरू हो गई। उधर से जमीनें बिक रही थी, किसानों ने भी जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी। 2012 तक ये रेगुलर चलता रहा, आगे पीछे चलता रहा। जैसे 2013 आया तो हमें पर्सनल महसूस दिया कि 2013 के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट को बेचने की कोशिश करी। जितना एफर्ट हमने पहले प्रोजेक्ट्स में लगाया था, उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट लगाने के बावजूद भी हम अपेक्षित रिजल्ट नहीं ले पाए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमें ये समझ में आ गया था मार्केट के अंदर अब कहीं ना कहीं तेजी का चलन रुकने वाला है। हम लोगों ने अपना काम का फोकस हटाकर डायरेक्ट बुकिंग से, क्योंकि डायरेक्ट बुकिंग उस समय 5 से 6 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रही थी, जबकि न्यू गुड़गांव का एक एवरेज प्राइस था 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये के रेट के ऊपर था। हमने नई बुकिंग से हाथ खींचा और रीसेल की तरफ अपने को कन्वर्ट करा। हालांकि इसमें तकलीफ बहुत हुई, क्योंकि एक पोर्टे से हटकर दूसरे में अगर आप जाते हैं तो तकलीफ बढ़नी तय है, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करी, और 2014 के बाद से हमने कोई नई बुकिंग के अंदर हाथ नहीं डाला। यहाँ तक जिन लोगों ने पैसा लगाया, निवेश करा और निकाला, वो लोग फायदे में रहे। जिन्होंने फिर वापस लगा दिया पैसा, तो अब एक लंबी मंदी उनके लिए इंतजार कर रही थी। अब अगले चरण में मैं 2014 से 2018 को कवर करता हूँ। क्या हुआ 2014 के अंदर? केंद्र के अंदर सरकार बदली, मोदी रिजीम आई। उनकी 3 या 4 पॉलिसी ऐसी रही जिसकी वजह से पहले भी मार्केट के अंदर एक चेकिंग पॉइंट लगाया उन्होंने, और जो बेलगाम भाव हो गए थे प्रॉपर्टी के, जो एक आम आदमी नहीं खरीद पा रहा था, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक फायदे की चीज़ थी। निवेशक के लिए हताशा वाला माहौल था, लेकिन जो एंड यूज़र है उनके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ थी, क्योंकि अब से पहले 2014 तक ये हो रहा था कि आज सुबह कुछ रेट है, शाम को कुछ और रेट है,
आदमी को पता ही नहीं पड़ता था मैं किस रेट पर, सही रेट पर परचेज कर रहा हूँ। 2014 के अंदर आते ही मोदी साहब ने जो भी अपनी पॉलिसीज बनानी शुरू करी, लोगों ने पैसा रोकना शुरू करा। बाजार क्योंकि ऑल टाइम हाई था तो रुकना लाजमी था, कुछ तो इस करके रुका। उसके बाद मोदी सरकार नोटबंदी जैसी स्कीम लेके आ गई। नोटबंदी के अंदर पूरा का पूरा आप और हम सब जानते हैं कि जो ब्लैक मनी है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त चोट लगी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कैश का सर्कुलेशन पूरी तरीके से ठप हो गया। उसी के साथ एक और बड़ा चेंज करा, जितनी भी हमारे एनआरआई क्लाइंट्स थे वो प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करते थे और जब बेचते थे तो उसके ऊपर केवल 1% ही टीडीएस चार्ज होता था। लेकिन ब्लैक मनी को कवर करने के लिए उन्होंने वहां पर भी 23% के करीब का टीडीएस काटने का प्रावधान कर दिया, जिसमें कि ये जानकारी हो सके कि जो ये कटवाने वाले पैसे जो एनआरआई है इनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है, ये वैलिड सेलर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर का दूसरा छद्म नाम से कुछ और चीज को बेच रहा है। ये दो बड़ी एक तरीके से बहुत ही नुकसानदायक स्थिति रही रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर। इसके बाद एक और भी चीज हुई थी 2016 और 2018 के बीच में, बहुत बार हवा उड़ी कि प्रॉपर्टी ई पासबुक मोदी सरकार बनवाना चाह रही है, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज का लेखा जोखा रखा जाएगा। जो टैक्स दे रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर सजा हो गई। इस करके भी लोगों ने उस समय खरीदारी करनी लगभग रोक दी। लेकिन अब 2014 से 2018 के पीरियड के अंदर ये तो हुआ एक नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो रहा था, लोगों की सोच में एकदम बदलाव आ गया। लोगों ने देखा कि जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने 2009 2010 के अंदर निवेश किया था एंड यूज के लिए, वो बन ही नहीं रहे हैं और उसकी कोई तय सीमा नहीं है। तो लोगों ने क्या काम करा कि अपने निवेश को निकालना शुरू करा और धीरे धीरे रेडी टू मूविंग प्रॉपर्टी की तरफ अपने निवेश को बढ़ाना शुरू करा। उस समय मुझे अच्छी तरह याद है 2014 के अंदर ढूंढे से कस्टमर नहीं मिलता था। कस्टमर को अगर एक हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में सजेशन करते थे तो शायद हमारे पास 50 से 80 इन्वेंट्री उसी साइज की उस सेगमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती थी। लेकिन कस्टमर को कहीं ना कहीं भय रहता था कि मैं कहीं ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, फंस ना जाऊं जैसे पहले वाला फंसा हुआ है, क्या मेरे पैसे की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। इस डर की वजह से कई लोग नहीं लेते थे। लेकिन जो लोग ले रहे थे तो धीरे धीरे मैं ये मान कर चलता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सारे डीलर्स मिलके 5 या 6 या 8 ट्रांजेक्शन किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे थे। धीरे धीरे अब मान के चलिए अगर किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर 8 की भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो 12 8 96 यानी 100 फ्लैट उसके अंदर जो निवेशक के पास थे, चाहे वो मुनाफे में चाहे घाटे में, वो एंड यूजर के पास चले गए। एंड यूजर का मतलब ये होता है कि जब तक उनका ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक निजी आवश्यकता ना पड़ जाए, जब तक नौकरी से ना उनको कोई दिक्कत हो, तब तक वो मकान को नहीं बेचना पसंद करते हैं। अब ये धीरे धीरे माल रिश्ता रहा, बनता रहा। 2016 के बाद जो प्रोजेक्ट बन नहीं रहे थे वो भी धीरे धीरे सप्लाई की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि आगे वाले सालों में रेरा कानून आ रहा था। रेरा कानून इतना सख्त था कि इसमें बिल्डर को सीधा जेल होने का प्रावधान था। जिसको बनाना था, जिसको वांछित दिक्कत थी, वाजिब दिक्कत थी, उन लोगों ने अपने काम को पूरा करते रहा। 2018 के बाद हर छठे महीने 1 या 2 प्रोजेक्ट डिलीवरी हो जाती थी। नए प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी का मतलब है 600-700 फ्लैट आ जाना, जिससे कि सप्लाई की चैन एक पूरी तरीके से बनी हुई थी। लेकिन अब 2014 के बाद हमें एक गंभीर चीज पे चिंतन करना है, जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2014 के बाद से किसी भी नए प्रोजेक्ट ने शायद ही इसके लिए मिडिल सेगमेंट के लिए, लग्जरी सेगमेंट के लिए लाइसेंस लगाया हो। इसलिए कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ 2014 के बाद। इक्का दुक्का को छोड़ के मेजोरिटी के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, क्योंकि 2016 के अंदर हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आ गई थी। सभी बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बनाना शुरू कर दिया। उनका ध्यान हट गया क्योंकि माल आगे बिकता नहीं दिख रहा था। इसकी बाद 2018 के बाद से अब करते हैं बात आगे, इसी चीज को कवर करते हैं। 2018 के बाद जब माल धीरे धीरे 2014 से बिकते बिकते यह हालत हो गई कि इनमें बने हुए प्रोजेक्ट्स की आज भी डिमांड चल रही है, लेकिन सप्लाई धीरे धीरे शॉर्ट हो रही है। नया माल लगभग ना के बराबर है, नया प्रोजेक्ट कोई लॉन्च नहीं हुआ, ना कोई अब ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में कोई सप्लाई को पूरा कर पाएगा। 2018 के बाद कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स आए, उनके रेट्स हर आदमी के पॉकेट से बाहर होते हैं, या आगे उन्होंने अपनी जमीन के अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखकर उसकी कीमतें रखी, जो एक तरीके से कहूँगा वाजिब है, लेकिन अभी बाजार उसको समर्थन नहीं करता है। तो वो केवल कुछ ही प्रोजेक्ट्स थे
जिनके अंदर उनकी अधिग्रहण कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, जिनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, और कहीं ना कहीं रेरा का भी डंडा था कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए आपको उसका लंबा मेंटेनेंस भी करना अगले 5 साल के अंदर। तो बिल्डर ने इन सब खर्चों को जोड़ के अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। लेकिन 2018 से लेकर 2021 के बीच में जो बनी हुई प्रॉपर्टी है हम वापस लौटते हैं, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर यह हुआ कि जो बनी हुई प्रॉपर्टी थी, हर आदमी का अपना एक बजट डिफाइन होता है, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 2 करोड़, सब अपनी पॉकेट के हिसाब से प्रोजेक्ट का चुनाव कर लेते हैं और अपना निवेश करते जाते हैं। माल पूरा बिक ही रहा था, धीरे धीरे शॉर्टेज आने लगी थी। लेकिन 2018 के बाद भी और 3-4 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट में एकदम धीरे धीरे गति बनने महसूस दी। सबसे पहली बात, जो 2014 के आसपास जिन लोगों ने डिसीजन को डेफर कर दिया था, आज वो 2018-2019 के अंदर 6 साल आ गए थे, जिसके अंदर उनको लोन लेने की आयु सीमा को वो क्रॉस कर रहे थे। तो प्रेशर था कि अगर अभी हम वर्किंग करते हुए अगर लेते हैं तो हमें लोन मिल जाएगा, अन्यथा हमें 20 साल की जगह जितनी बची हुई हमारी रिटायरमेंट एज है उतना ही लोन हमें मिलेगा। इसकी वजह से भी मार्केट पुल फैक्टर में चली गई। दूसरा, जो आज की तारीख के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, जो करंट प्राइस चल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ये मैं 2021 की बात कर रहा हूं, मात्र 6.90 और कुछ बैंक 6.75% के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहे हैं। ये इतना जबरदस्त है कि लगभग मान के चले कि इस लोन को अगर हम लोग टैक्स के साथ जोड़ें, क्योंकि टैक्स के अंदर हमें इनकम टैक्स के अंदर 2.5 लाख रुपए की छूट मिलती है, और प्लस हम ईएमआई को जोड़ें तो ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिलता है। ये 2 फैक्टर आ गए जिसकी वजह से मार्केट बूस्ट हुई, रुकी हुई डिमांड, दूसरा इंटरेस्ट रेट, तीसरा सप्लाई। मेरे हमेशा वीडियो के अंदर आप देखेंगे डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होता है। सप्लाई पूरी तरीके से कट हो गई है, जो बन चुके हैं केवल वही ऑप्शन अब बाजार के अंदर उपलब्ध हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग के आ रहे हैं। सप्लाई निकट भविष्य में फिर नहीं दिखाई दे रही है, इसको भी हमें एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा। और थोड़ी बहुत जो सांस की डोर जो हमारी लगी रही सप्लाई की, रेरा ने बहुत सख्ती के साथ काम करा। जिन बिल्डर्स ने काम पूरा करके देना था उन्होंने ठान लिया था कहीं से भी कैसे भी करके हमें इसे पूरा करना है, तो सप्लाई लगातार चलती रही। हर 6 महीने 1 या 2 प्रोजेक्ट की सप्लाई होती रही। लेकिन आज हम देखें तो जो बनने थे प्रोजेक्ट वो लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। कोई एक आधा प्रोजेक्ट कोई ऐसा होगा जिसकी डिलीवरी अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर आ रही है, अन्यथा ये डिलीवरी भी अब 3 या 4 साल बाद ही आती हुई दिखाई दे रही है। निचोड़ ये है कुल मिला के कि अब जो एक परिवार मिड सेगमेंट के अंदर खरीदना चाहता है, जिसका 50 लाख से 90 लाख के बीच का है, उसके अंदर सीवियर शॉर्टेज मार्केट के अंदर महसूस देने लगी है, जिसका इम्पैक्ट हमने बीते दिनों में देखा। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूं तो वहां तेजी 20 से 30% की भाव के अंदर उछाल था। प्लॉट्स वहां पर ऑलमोस्ट डबल रेट पर हो गए। न्यू गुड़गांव के अंदर अगर हम बात करते हैं, बनी हुई प्रॉपर्टी मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग कहते हैं जिसके ऊपर लोगों का रुझान रहता है, उसके अंदर भी 10 से लेकर 15% की हम लोगों ने तेजी महसूस करी थी। और ये चरण अब आगे रेगुलर बनता रहेगा, चाहे चुनौतियां कितनी भी आती रहे, कोविड को लेकर रहे या कुछ भी रहे, क्योंकि सप्लाई चौक है और सप्लाई तभी होगी जब तक वो दूसरी उसको रिप्लेस नहीं करेगी या कुछ नया हम डिलीवर नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई गिरावट का सिनेरियो हमें दिख रहा है। मार्केट एकदम तेजी से नहीं ऊपर जाएगी, लेकिन अब एक ये कारण जरूर बना रहेगा कि मार्केट धीरे धीरे सप्लाई और जितनी शॉर्ट होगी उतनी ही ऊपर की तरफ जाएगी। तो मेरा ये अनुभव कहता है कि आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर इनमें प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारे विभिन्न माध्यम है हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारा YouTube चैनल देख ही रहे हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारी वेबसाइट है tayalestates.com, हमारा फेसबुक का पेज है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो डालने के लिए हमें प्रेरित करते रहें। कोई अगर आपको लगता है सुधार की आवश्यकता है या कोई आपके सवाल जवाब हैं, आप निश्चित होकर हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। एक अनुरोध और करना चाहूँगा, प्राय मैंने देखा है कि कई लोग इसको प्रॉपर्टी को लेके गंभीर होते हैं। उनको डर लगता है कि डीलर जो है लगातार फ़ोन करके परेशान करेगा। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपकी निष्ठा का हम लोग ख्याल रखते हैं। हमारे पास इतना फ्लो रहता है कि हमारे पास खुद ही नहीं याद रहता कि हमें किसको क्या करना है। ये लापरवाही है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि मैं केवल
कोई भी टाइप करके आपको पूरी चीज़ें डिस्क्राइब कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग कितना डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हमें अल्टीमेट यूट्यूब को चुनना पड़ा, जिसमें 10-10, 15-15 मिनट का हमारा ये सेशन चलता है। तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में आप विचार विमर्श करना चाहते हैं, हम लोग हमेशा ओपन है। आप बेझिझक फ़ोन कीजिए, कभी भी सलाह कीजिए और एक अच्छा उत्तम राय आप हमसे लेने की कोशिश कीजिए। रिटर्न में हम आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन हमें इतने फ्लो को संभालने के लिए और लोगों को भी जवाब देना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी परेशानी को समझेंगे और मैं विनम्र होकर ये बात कहना चाहूँगा, कोई इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ अपनी परेशानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फ़ोन बड़ा आसान है, हमारे को सीधा फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9899124305। एक बार फिर नमस्कार।